अभिभावक, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी यहाँ स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हम सभी के लिए गर्व का प्रतीक है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे भी स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आज़ादी दिलाई। मैं डॉक्टर दिलीप शर्मा आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप समय आ गया है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानित करने का। मैं प्राचार्य से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आकर हमारे तिरंगे को फहराकर इस समारोह का प्रारंभ करेंगे और सभी लोग सावधान होकर खड़े हो जाएंगे और दिल से हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे। तिरंगे के सम्मान में हम सभी मिलकर सलामी देंगे। तिरंगे फहराने के पश्चात हम सब मिलकर एक सुर में राष्ट्रगान का गायन करेंगे और इस मैं छात्र ईसा ऋषभ अदिति परमार को बुलाता हूँ माइक में कि वो राष्ट्रगान गाएंगे झंडा फहराने के बाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। साथियों, प्रिय छात्रगण, सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इस संस्था द्वारा जो एकेडमिक्स में डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कल एक एमओयू साइन हुआ, बहुत प्रतीक्षित एमओयू था स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट के साथ। बिल्डिंग का करेंगे और अपनी R&D और अपने यहाँ का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो आर्किटेक्ट पार्ट करेंगे। जो कंसल्टेंसी उनके पास आएगी उसका स्ट्रक्चरल पार्ट अपने कॉलेज को देंगे। और लेक्चर्स के लिए भी कल एमओयू साइन हुआ है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पहले ही बोल दिया था, एक्सटेंशन ऑफ कई ब्लॉक्स का है, कंप्यूटर साइंस ब्लॉक नया बनना है और एक्सटेंशन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग है। IIT इंदौर के साथ मेकर्स स्पेस लैब, एस्ट्रोनॉमी लैब और लेजर लैब डेवलप हुआ है। BUS में अप्रूव होकर के इनको सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है। और एक और अचीवमेंट है, MPIDC द्वारा IT पार्क अपने संस्था में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें अपने छात्रों को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में वरीयता दी जाएगी। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त उपस्थित विभागाध्यक्ष, डीन, कर्मचारी बंधु और प्यारे छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम आपको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 77 वर्ष पूर्व सन 1947 में देश को आज़ादी मिली और 2047 हमारे लिए विकसित भारत या समृद्ध भारत का स्वप्न हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। निश्चित रूप से किसी भी देश को विकसित बनाना हो, समृद्ध बनाना हो, बिना तकनीकी शिक्षा, बिना तकनीकी उन्नयन के ये संभव नहीं। और 2024 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसके शिल्पी होंगे, इसमें कोई शक नहीं। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं वो 2025, 26, 27, 28 में पास आउट होंगे और जब ये अपने कार्य क्षेत्र में उतरेंगे तो 2047 तक ये अपने कैरियर के पीक पर पहुंचेंगे।
और उस समय अगर ये देश को विकसित होना है तो सारी जिम्मेदारी, सारा महत्वपूर्ण कार्य इस पीढ़ी को करना है, इसमें कोई संशय नहीं। संस्था तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए होती है। हमारा मूल कर्तव्य यह है कि हम अद्यतन तकनीकी शिक्षा से आपको अवगत कराएं। उस ज्ञान का ट्रांसफर होना चाहिए। आपको एक रिसीवर की भूमिका निभाना है, हमें एक ट्रांसमीटर की भूमिका निभाना है। जब तक दोनों सक्रिय नहीं होंगे ये ट्रांसफर संभव नहीं है। लेकिन जैसा कि अभी हमारे संचालक महोदय दिलीप शर्मा जी ने बोला कि महत्वपूर्ण गतिविधि संस्था के लिए आजकल प्लेसमेंट हो गई। आप में से जितने विद्यार्थी यहाँ खड़े हैं उन्होंने भी शायद महाविद्यालय का चयन करते समय प्लेसमेंट को ध्यान में रखा होगा। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये जो प्लेसमेंट की एक्टिविटी है ये जितनी आपके लिए नहीं है उससे ज्यादा उन कंपनीज के लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं जो आपको आके रिक्रूट करना चाहते हैं। This is essentially a cell which is facilitating various private and governmental organizations to recruit from the organization, from this college. तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। ये हमारी मूल सेवा नहीं है, हमारी मूल सेवा विद्या अध्ययन है, लेकिन हम ये उन कंपनीज को फैसिलिटेट करते हैं जो आपको आकर यहाँ से ही पिक करना चाहते हैं, यहाँ से ही आपको सेवा देना चाहते हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ ये बताते हुए कि पिछला वर्ष 2023-24 का जो सत्र था हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि लेकर आया और हमने 187 जॉब ऑफर्स अचीव किए विद्यार्थियों के लिए और 165 विद्यार्थियों का चयन कंपनीज में हुआ है। ये एक अच्छा नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है। और जो बच्चे हमारे पास में उपलब्ध थे जिन्होंने प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ में सक्रियता से भाग लिया, जिनके बैकलॉग्स नहीं थे, जब जो कंपनी आई उसमें वो एलिजिबल होते थे, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या लगभग 255 थी। कुछ विद्यार्थियों ने पहले ही हमें ये बता दिया था कि वे उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो गेट, कैट और एमएस करने के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वो कैंपस में नहीं बैठे। तो इस प्रकार से लगभग हमारा जो प्रतिशत है सक्सेस का वो 65% आता है, जो कि बड़े बड़े संस्थाओं में भी इसी प्रकार का प्रतिशत इस साल नजर आया है। 2023-24 में 64%, 60%, 65%, कहीं कहीं तो आपने खबरें पढ़ी होंगी कि आईआईटी बॉम्बे में भी 34% बच्चे अनप्लेस्ड रह गए। पिछला साल इस मायने में बहुत कठिन था क्योंकि आप जानते हैं पूरा विश्व 2-2, 3-3 युद्ध झेल रहा है, 2-2, 3-3 युद्ध की आशंकाएं मंडरा रही है। यूरोप, अमेरिका की इकोनॉमी स्लो डाउन में चल रही है। वहाँ पर एक तरीके से शेयर मार्केट में और आर्थिक बाजार में उथल पुथल मची हुई है। और पिछला साल अगर देखा जाए तो नौकरियां मिलने से ज़्यादा नौकरियों से निकालने का साल गिना जाएगा। आपने जितने भी ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज के नाम सुने होंगे, उनमें से अधिकतर में रिट्रेंचमेंट मतलब जिस नौकरी से निकालने के आंकड़े अखबारों में ज़्यादा प्रकाशित हुए बजाय नौकरी देने के। ऐसे में महाविद्यालय ने अच्छा काम किया। मैं इसका पूरा श्रेय हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के मुख्य कोऑर्डिनेटर जो पिछले वर्ष के थे, अथर्व परमार, वेदांत शुक्ला और हर्ष दुर्गे को देना चाहता हूं, जिन्होंने अनथक मेहनत करी और साथ में उतने जितने कोऑर्डिनेटर उस बैच में थे और जो जूनियर कोऑर्डिनेटर्स हैं वो सब लगातार लगे रहे। और पिछली बार जब हम 26 जनवरी पर खड़े हुए थे भाषण देने के लिए तो हमारे पास वो नंबर मुश्किल से 26 बच्चों का था। 26 जनवरी 2024 को ये आंकड़ा सिर्फ 26 बच्चे थे और जुलाई आते आते ये आंकड़ा अगर 187 तक पहुंच गया है तो इसका पूरा श्रेय बच्चों को जाता है, हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय को जाता है, हमारे विभिन्न विभागों के प्राध्यापकों को जाता है, एचओडीज को जाता है, जिन्होंने बच्चों को अच्छा पढ़ाया। जब कंपनीज आती है वो मुझे फीडबैक देती है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, टेक्निकली दे आर वेरी गुड। कुछ एरियाज हैं जिसमें हम लैग करते हैं। एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको देख के, हालांकि बहुत सारी कंपनीज के एग्जीक्यूटिव आते हैं, वो हम बोलते भी हैं, मैं शर्मिंदा होता हूं कि सर हमारे ऊपर से पानी गिर रहा है या छत में सरिये नजर आ रहे हैं, तो मुझे शर्मिंदगी होती है। मैं आगे से बढ़ के एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूं। वो बोलते हैं कि नहीं,
सरकारी कॉलेज ऐसे ही होते हैं और हम इसीलिए आपके पास में आते हैं कि हमको इन सब चीज़ों से कोई सरोकार नहीं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखना ही अगर होता तो हम प्राइवेट कॉलेजों में जाते। हमें मालूम है कि आपके प्राध्यापक सब निष्णात हैं, बड़े बड़ी संस्थाओं से पीएचडी हैं। आपके पास जो बच्चे आते हैं वो उत्कृष्ट क्वालिटी के आते हैं। वो जेई एडवांस में जो बच्चे रह जाते हैं, जेई मेंस क्लियर करके आते हैं, और ज़्यादातर बच्चे आपके अच्छे परसेंटेज के साथ में 10वीं और 12वीं करके आते हैं। हम इसलिए आपकी संस्थाओं में आते हैं। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और आपको एक और बात बताऊं कि ऐसी कंपनीज की संख्या पिछले साल बहुत रही जो पिछले साल भी आई थी और उसके पिछले साल भी आई थी। मतलब रिपीट अगर वो एक साल के अंदर आ रही है तो उनका ये कहना था कि हम एक साल में 2 बार अगर आपकी संस्था में आ रहे हैं कि 23 बैच के लिए भी आए और 24 बैच के लिए भी आए, तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हम लेके जा रहे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर विद्यार्थी खड़े हुए हैं, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूँगा कि आप अनुशासन के साथ, कड़ी मेहनत के साथ काम करें। और जब आप संस्थाओं में जाएं, दूसरी संस्थाओं में काम करने के लिए, तो आप उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के एम्बेसडर, दूत के रूप में वहां पर काम करेंगे। आपका परफॉर्मेंस आपके छोटे भाई बहनों को जॉब दिलाने में मदद करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। 29 कंपनीज आई थी पिछले साल और 29 कंपनीज में कुछ बच्चों को डबल ऑफर मिला है। ये समय हमारे कॉलेज में एडमिशन का है और इसीलिए स्ट्रेटेजिकली प्लेसमेंट की खबर छपवाई गई अखबार में, जिससे कि सारा चीज़ आपको मालूम है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्राध्यापक, हमारे प्राचार्य का स्टेटमेंट भी है, मेरा स्टेटमेंट भी है। और मुझे ये खुशी है कि आईटी सेक्टर में अगर थोड़ा स्लगिशनेस था तो कोर सेक्टर में उसने प्रतिपूर्ति कर दी। और मुझे बताते हुए गर्व होता है कि मैकेनिकल के विद्यार्थियों ने पिछले साल भी सबसे ज़्यादा ऑफर्स और सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट हुए थे। इस बार भी सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट और सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को ऑफर मैकेनिकल में मिले। मैं पंजाबी जी से अनुरोध करूंगा कि वह खड़े होकर सबका अभिवादन स्वीकार करें। जोरदार आप तालियां बजाएं। यहाँ पर मैं ये रेखांकित करना चाहता हूँ कि प्राचार्य का मुझे अनवेवरिंग, अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता है। मुझे अपने मुंह से कहने भर की जरूरत होती है कि सर मुझे ये चाहिए, और सर फोन पर ही मुझे परमिशन दे देते हैं। मुझे कागज लिखने का भी समय नहीं लगना होता है। सर बोलते हैं कि आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, आपको जो उचित लग रहा है आप करिए, मैं आपके साथ में हूँ। इसी प्रकार से मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता है सारे एचओडी से। केमिकल के एचओडी प्रोफेसर द्विवेदी का मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हो, वो डीडीओ भी है, वहाँ से कोई वित्तीय हमें स्वीकृति मिलना हो, वो सब अनकंडीशनल है। रात के 12 बजे भी अगर मैं उनको मैसेज करता हूँ। अभी एक परिस्थिति बनी है, एक ई-कॉम कंपनी, उसने हमको पहले इन्फॉर्म नहीं किया है कि वो कंप्यूटर के ऊपर बच्चों का रिटर्न टेस्ट लेंगे। एन मौके पे उन्होंने आकर बोला कि हमें कंप्यूटर लैब में करवाना है। हमने कंप्यूटर साइंस के विभागाध्यक्ष को संपर्क किया। दुर्भाग्यवश वहाँ पर उस दिन इंटरनेट नहीं चल रहा था। हमने एक ब्लॉकचेन एक्सीलेंस सेंटर आईआईटी दिल्ली की मदद से खोला हुआ है, जहाँ पे हमारे पास 30 आधुनिक लैपटॉप है, इंटरनेट की व्यवस्था है। मैंने वो जो हमारे मैडम है एक प्रियंका, उनको फ़ोन लगाया। उन्होंने बोला कि मैं छुट्टी करूँ। मैंने द्विवेदी जी को फ़ोन किया, 5 मिनट में ब्लॉकचेन की वैकल्पिक व्यवस्था हो गई। 5 मिनट के अंदर सर ने सारी सुविधाएं वहाँ पर जुटा दी, लैब असिस्टेंट आ गए, सारा काम चालू हो गया और 10-15 मिनट के अंदर तो हमारा रिटर्न चालू हो गया। मुझे इस टाइप का सपोर्ट चाहिए। मुझे इस टाइप का, अगर हम प्लेसमेंट के लिए सब लोग एक साथ, मुझे कुछ खट्टे अनुभव भी रहे। इलेक्ट्रिकल विभाग में एक बार मैंने कॉन्फ्रेंस रूम यूज़ किया तो मुझे डांट भी पड़ गई और मुझे विद्यार्थियों के सामने लताड़ा गया कि आप अगली बार से इधर दिखेंगे नहीं इलेक्ट्रिकल विभाग में। मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा आज के बाद कोई भी कार्यक्रम में इलेक्ट्रिकल विभाग में नहीं रखूंगा। तो ऐसा भी होता है, दोनों खट्टे मीठे अनुभव है, लेकिन मैं उन अनुभवों के आधार पर नहीं चल रहा हूँ। मैं बच्चों के लिए समर्पित हूँ, मैं बच्चों के लिए काम करना चाहता हूँ और मेरे पास बहुत अच्छी टीम है। हमारा इंग्लिश विभाग पूरा का पूरा प्राचार्य महोदय ने मुझे दे दिया है। वो लोग हमारे प्रफुल्ल दुबे जी, जया चेतनानी और रेनिशा मैडम जो हैं वो पूरी तरीके से हमारा सहयोग कर रहे हैं टीएनपी सेल में। हमने आपको बताते हुए खुशी है कि 2025 बैच के लिए पहला कैंपस हमें मिल गया है। 10 सितंबर को वो होने जा रहा है और ये भी वो कंपनी है जो 3 साल से लगातार आ रही है, कोरेल बेंगलोर की कंपनी है। तो ये सब दिखाता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 1 जनवरी 2021 को मैंने इस विभाग का प्रभार संभाला था
और तब से हमारा प्लेसमेंट का नंबर और प्लेसमेंट के ऑफर्स लगातार काफ़ी अच्छा एंगल लेके, लगभग 45 डिग्री के एंगल से अगर वो ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इसमें निश्चित रूप से मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है आप सब लोगों का सहयोग है। इसके प्रति आज इस दिवस पर मैं आपके प्रति कृतज्ञता और आभार प्रदर्शित करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की पुनः आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी प्रकार से हमारा सहयोग करते रहें, मार्गदर्शन करते रहें, हम इससे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तौर पर किसी भी संस्था का जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है आज के समय में वो प्लेसमेंट ही है, और उसमें निश्चित तौर पर सभी के सहयोग से, और एक टीम वर्क है, सभी के सहयोग से ये संभव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे TPO इंचार्ज अब्दुल शुक्ला जी को। अब आगामी कार्यक्रम के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हम प्रस्तुत करते हैं हमारे सबसे फेमस बंदिश बैंड, और जिसमें जो भाग ले रहे हैं उसमें अमन, वेदांत, अदिति, ऋषभ, अजय, रचित, ईसा, इंद्रेश, जीवेश, लोकेश और राज राय को
से अपनी प्रस्तुति और अपने भाव प्रकट करने के लिए अवसर प्रदान किया। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं मेरे सम्माननीय गुरुजन एवं मंचासीन अतिथिगण, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 का वह दिवस जो आज भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। इस इतिहास के लिखने के पीछे कई कुर्बानियाँ और कई बलिदान शामिल हैं। हम जैसे कि देखते आ रहे हैं और प्रतिवर्ष इस गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने देश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। और लेकिन हम उन क्रांतिकारियों और उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो कार्यों के पीछे जो उनका उद्देश्य था हमें सिखाने का, उसे हम ग्रहण करने में असक्षम हैं। जिससे हम यह प्रयास करें इस दिन कि हम उन सभी बलिदानियों को याद करें और उनके द्वारा प्रदर्शित पथ पर चलने का प्रयास करें। जैसे 1857 की क्रांति से लेके 1947 देश आज़ाद तक, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, महात्मा गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, इन सभी ने अपने अद्वितीय बलिदान देकर हमारे देश को स्वतंत्र कराया। इसके पश्चात जब देश आज़ाद हुआ, लेकिन देश के आज़ाद होने के साथ साथ भी हमें कई समस्याओं से जूझना पड़ा। हमारे देश के आज़ाद होते से ही विभाजन का दुख हमारे देश को झेलना पड़ा। और जैसे ही आज़ाद हुआ उसके बाद कई युद्ध हमारे देश पे हुए। जैसे पाकिस्तान के द्वारा 1947 में 22 अक्टूबर को कबालियों द्वारा आक्रमण कर दिया गया और जिससे कश्मीर में युद्ध की स्थिति बनी, जिसके उपरांत हमारे देश ने उसका भी दृढ़तापूर्वक उसका विरोध किया और उस युद्ध में भी हमारे देश ने विजय हासिल कर। चाहे फिर वो 1965 की बात हो, भारत पाक युद्ध की, जिसमें भी भारत ने विजय हासिल करी, चाहे वो 1971 की बात हो जहां बांग्लादेश विभाजन हुआ, उसमें भी भारत के साहसीपूर्ण वीरों ने अपना अद्वितीय प्रदर्शन करके उस युद्ध को जीता और लगभग 91,000 सैनिकों को कैद किया, जो भारत की इतिहास में एक सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। और या तो हमारे देश से कितनी बड़ी वेल्थ जो है फॉरेन में गई है, यही कारण है। और इसीलिए हम कहते थे कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसपे विदेशियों आक्रामकों के हमेशा से नजर बनी हुई थी। इसी के साथ साथ हम स्वतंत्रता के पश्चात हम देखते आ रहे हैं भारत निरंतर हर क्षेत्र में चौमुखी विकास कर रहा है, जिसमें चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्पेस सैटेलाइट के मामले में हो, भारत निरंतर प्रगति पे है। जैसे कि हम देखते हैं प्राचीन काल में भी भारत के नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए पुष्पेंद्र सिंह जी को बुलाता हूँ, जो कि अपनी कविता और शायरी का जो मिक्सअप लेके आए हैं, हम अपनी प्रस्तुति की शान निराली, इसकी पहचान निराली, इस पर जा जो मिट जाए ऐसी वो जहाँ है किस्मत वाली। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के शुभ दिवस पर अवसर पर मैं माँ की शान में कुछ शब्दों का हेरफेर लेकर प्रस्तुत हूँ। पहली बात तिरंगे की, जिसको सलाम जमाना करे, छोटे बड़े जवान बूढ़े इसकी शान बढ़ाया करे। अब कुछ तिरंगे पर इन रंगों बलिदानों का रंग तुम्हें मिल जाएगा और तिरंगा निकलोगे तो एहसास तुम्हें हो जाएगा। इन रंगों में बलिदानों का रंग तुम्हें मिल जाएगा और तिरंगा निकलोगे तो एहसास तुम्हें हो जाएगा। कितनों ने इसके खातिर खुद को सूली चढ़ा दिया है, कितनों ने इसके खातिर खुद को सूली चढ़ा दिया है। इतिहास के पन्नों में लेख तुम्हें दिख जाएगा। अब बात वतन की भी आती है। वतन परस्ती का जुनून अब सर पर छा गया है, वतन परस्ती का जुनून अब सर पर छा गया है। दुश्मनों को मिटाने का लहू उबाल में आ गया है, दुश्मनों को मिटाने का उबाल लहू में आ गया है। सर पर कफन तिरंगा बांधा है इस वतन के लिए, मिट जाना है इस पारे से वतन के लिए। ग्रुप डांस जो कि हमारे छात्र ग्रुप डांस करेंगे, जिसमें यशता सोनी, सुनिधि और कृतिका सिंह
यशता सोनी सुनिधि और कृतिका सिंह तहसीब का रंग सुनहरा, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता पर भूल न जाना कथित ही प्रस्तुत करना चाहूंगी। जीवन के कुसुमित उपवन में गुंजित मधुमय कणकण होंगे, शैशव के कुछ सपने होंगे, मधमाता सा यौवन होगा। यौवन की उच्छृंखलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। पथ में कुछ कांटे तो होंगे, सुंदर सरिता सर होंगे, सुंदर वनगिरी वापी होंगी, सुंदर सुंदर निर्जन होंगे। सुंदरता की मृत तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। मधुबेला की मधमाता से कितने मद उन्मन होंगे, पलकों के अंचल में लिपटे अलसाए से लोचन होंगे। नयनों की सरस सुगंधता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। साकी बाला के अधरों पर कितने ही मधुर अधर होंगे, प्रत्येक हृदय के कंपन पर रुंझुन रुंझुन नुपुर होंगे। चल पायलों की झंकारों से पथ भूल न जाना पथिक कहीं। यौवन के अलहड़ वेगों में बनता मिटता छिनछिन होगा, माधुरी सरसता देख देख भूखा प्यासा तनमन होगा। क्षणभर की क्षुधा पिपासा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। जब विरही के आंगन में घिर सावन घन कड़क रहे होंगे, जब मिलन प्रतीक्षा में बैठे हठ युगभुज फड़क रहे होंगे, तब प्रथम मिलन उत्कंठा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। जब
मधुर हथेली गुम्फन कर भुजवल्लरियां बन जाएंगी, जब नवकलिका सी अधूर पंखुड़ियां भी संपुट कर जाएंगी, तब मधु की मधुर सरसता में पद भूल न जाना पथिक कहीं। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सब सपने मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पद भूल न जाना पथिक कहीं। अपने भी विमुख पराये बनकर आंखों के सन्मुख आएंगे, जब पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे, तब अपने एकाकीपन में पद भूल न जाना पथिक कहीं। जब चीर संचित आकांक्षाएं पल भर में ही ढह जाएंगी, जब कहने सुनने को सिर्फ स्मृतियां ही बाकी रह जाएंगी, विचलित हो उन आघातों से पद भूल न जाना पथिक कहीं। हाहाकारों से आवेशित तेरा मेरा जीवन होगा, होंगे विलीन ये मादक स्तर, मानवता का क्रंदन होगा, विस्मित हो उन चित्कारों से पद भूल न जाना पथिक कहीं। रणभेरी सिंह कह विधा विधा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए कुछ जलकर ढुलक रहे होंगे, कर्तव्य प्रणय की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। वेदी पर बैठा जब महाकाल, जब नर बलि चढ़ा रहा होगा, बलिदानी अपने ही कर सेना निज मस्तक बढ़ा रहा होगा, तब उस बलिदान प्रतीक्षा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे महाकाल की माला में, माँ मांग रही होंगी आहुति जब स्वतंत्रता की ज्वाला में, पल भर भी पर असमंजस में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। धन्यवाद। थैंक यू उनसी। कविता के लिए निश्चित तौर पे जैसे उनसी परमार स्टेज पर खड़ी होकर पीछे कविता पढ़ रही थी, आपको तो कविता सुनाई दे रही होगी, लेकिन जिस हिसाब से वो कांप रही थी उससे लग रहा था कि वाकई एक स्टेज पर खड़े होने के लिए कितनी तैयारी पीछे से करनी पड़ती है। और हमको भी हमारे जो मार्गदर्शक, हमारे पूर्व जो डीन छात्र कल्याण प्रोफेसर द्विवेदी जी, उन्होंने ये हम उनके अंडर अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं धीरे धीरे। निश्चित तौर पे हमको भी तैयारी करनी पड़ी है, हम भी अपने नोट्स वोट्स कुछ बना के लाए हैं, जैसा कि ये बच्ची कांप रही थी उसी तरह हम भी थोड़ा बहुत कांप रहे हैं। अब आगे धीरे कोशिश करेंगे। आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उसमें कुछ भी गलती मुझे क्षमा करें। मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस ज़बां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही से बेटी बन के यार आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के लिए एक स्पीच सवेश गुप्ता द्वारा, अगर सवेश गुप्ता जी अपनी प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित हैं। सवेश गुप्ता। Good morning all present here. My name is Shvesh Gupta and I am from electrical branch second year. तो जो आज मेरा टॉपिक होने वाला है वो हमारे भारतवर्ष की महानता के ऊपर होने वाला है, जो कि हमें हमारे जो साहित्य है, जो हमारे दर्शन शास्त्र है, उससे पता चलता है।
भारत का मतलब होता है भा, जो संस्कृत में भा का मतलब होता है रोशनी, और रत मतलब होता है कि जो हमेशा उसमें रत रहता हो। तो भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा नॉलेज में हमेशा लिप्त रहता है, हमेशा नॉलेज से नीचे गिरता नहीं है, हमेशा नॉलेज के बारे में बात करता है। और इसका जो वर्णन है बहुत सारे पुराणों में आता है। बताया जाता है कि तीनों लोकों में सबसे भाग्यशाली जो स्थान है वो हमारा पृथ्वी लोक है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो हमारा भारत देश है। इसका वर्णन शिव पुराण, ब्रह्म पुराण और उसके साथ जो हमारे विष्णु पुराण है, इन सभी में देखने को मिलता है। जो हमारा ये जो भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष में सिर्फ भारत नहीं, करीबन 9 द्वीप है, और उन 9 द्वीपों में से जो हमें वो भारत में रहते हैं हम। तो जो हमारा भारत है, यहाँ पर हमें कर्म लगता है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम या तो कर्म कर सकते हैं, तो कर्म का हमें पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा। और ये एक ऐसी भूमि है जहाँ पे देवता आने के लिए तड़पते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर ही आप जो व्यक्ति है मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये एक मोक्ष का स्थान है, और ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर भगवान अवतार लेते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर जितने भी फिलोसोफर आए, मतलब आप जीसस को ले लीजिए, तो बताया जाता है एक बुक में, एक्वेरियम ऑफ द गॉस्पेल्स ऑफ जीसस, तो उसमें बताया जाता है कि जब जीसस 12 साल की उम्र में थे तो भारत में आए, और 12 से 20 साल की उम्र तक उन्होंने यहाँ शिक्षा ग्रहण की, और यहाँ से उन्होंने अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त की, और फिर वहाँ पर जाकर उन्होंने आंदोलन किया, और उनके कारण फिर, और वो अपने आप को भगवान का वो मानते थे, यानी पुत्र कह सकते हैं। तो वो जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो भगवान से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, श्री कृष्ण से। और बताया जाता है कि ये हमारी जो भूमि है, ये स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए यहाँ पे अनुष्ठान होते हैं बहुत सारे। और जो हमारी भारत की भूमि है, इसमें एक सिद्धांत है कि हम किसी को भी कभी स्लेवरी, यानी स्लेव मतलब किसी को गुलाम नहीं बनाते। कहा जाता है कि जो भारत है उसने अभी तक 10,000 सालों में किसी भी देश पर अभी तक आक्रमण नहीं किया है। तो ये हमारे भारत देश की हम कह सकते हैं कि सहनशीलता है कि हम बहुत ज़्यादा सहन कर लेते हैं। और हमारा जो असली डेवलपमेंट का मतलब है वो ये है कि हम सभी को भोजन प्रोवाइड करें, और रहने के लिए मकान, कपड़े और ये सब प्रोवाइड करें। भारत भूमि जो है वो जो 9 द्वीपों में आती है, उसमें बताया जाता है कि जो भारत भूमि है वो पूरे समुद्र से घिरी हुई है, नमक के समुद्र से। और ऐसे बहुत सारे द्वीप है जहाँ पर गन्ने का समुद्र है। तो आप सोच सकते हैं कि गन्ना समुद्र होगा तो आप हमेशा उसी समुद्र के पास रहना पसंद करेंगे, क्योंकि और उसके साथ ऐसे भी द्वीप है जहाँ पर जो समुद्र है वो दूध के हैं, कहीं पर बटर यानी आप कह सकते हो मक्खन के समुद्र है। तो ये हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, और बताया जाता है कि भारत देश कितना मतलब जो हमारी पृथ्वी है भारत, वो कितना सुंदर लगता है चांद से। तो बताया जाता है कि अगर आप खरगोश लो, और खरगोश को आप लेफ्ट साइड में रखो, और अगर आप पीपल का पेड़ लेते हैं, इसको अगर आप राइट साइड में रखते हैं, और एक छोटा सा पीपल का पेड़ का पत्ता अगर आप इस साइड उसके नीचे रखते हैं, और अगर आप उसको उल्टा कर देते हैं, तो जो पूरा एटलस का मैप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सारा वर्णन महाभारत में आता है, जो कि 5000 साल पहले लिखा गया। और जो भी साइंटिस्ट और रिसर्च करके बताते हैं कि जो हमारा जो वेद है वो 3000 साल पहले लिखे गए, क्योंकि उन्होंने मानते हैं कि जब सरस्वती जो नदी थी वो जब सूख गई थी, तो जब व्यासदेव ने वहाँ पर बैठकर लिखे थे। तो उनका जो है स्पेकुलेटिव नेचर है, यानी वो जो दर्शन है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, वो खुद के ऊपर मन घड़त करके बनाते हैं। और बताया जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे जो देश से 1900 जब तक उन्होंने राज किया 1947 तक 1947 तक, तो बताया जाता है कि उन्होंने करीबन $1 ट्रिलियन हमारे यहाँ से धन वहाँ ले गए वो। तो अगर इतना धन भारत के पास होता तो अभी भारत सबसे समृद्ध देश होता। उसके अलावा जो मनु संहिता है उसमें लोग विरोध करते हैं कि उसमें बताया जाता है कि इसमें महिलाओं का अपमान हुआ है, जबकि मनु संहिता बताती है कि पुरुष को महिलाओं को अपने समान मानना चाहिए। उसके अलावा भारत के कई ऐसे राज्य हैं, जैसे कि साउथर्न इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जब महिलाओं का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है, तो वहाँ पर जो धरती भूमि होती है वहाँ पर 3 दिन तक एग्रीकल्चर बंद हो जाता है, साथ में वहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्क बंद हो जाता है। माना जाता है कि जो भारत है, जो हमारी धरती है, उससे पर्सनिफिकेशन यानी पर्सनल फॉर्म दिया गया है भारत माता का। और अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसको हर्ट नहीं करना चाहिए। तो जब इन 3 दिनों तक जब भारत माता में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही होती है तो कोई भी इस वक्त कोई भी काम नहीं करता है, जबकि लोग जो हैं, जो महिलाएं होती है जो कि युवा अवस्था में होती है, उन्हें झूला झुलाते हैं और उन्हें हर काम से फ्री रखते हैं। और इस वक्त त्यौहार मनाया जाता है, उनको बहुत अच्छा फील कराया जाता है। तो हमारे भारत देश की परंपरा है कि हम हर किसी का ख्याल रखते हैं। और ये श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन आता है कि असली मनुष्य क्या है। तो उसमें थैंक यू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन।
आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो वंदना, हर्षा, सीमा एवं सुरुचि अपने माता पिता की स्मृति में संस्था के सिविल इंजीनियरिंग विभाग की महिला टॉपर को अमृत लक्ष्मी मारू अवार्ड के रूप में नगद राशि 5,000 रुपये एवं प्रमाण पत्र दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे प्राचार्य उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन द्वारा शासी निकाय की 23वीं छात्राओं का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में हमें अनुग्रहित किया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सभी शिक्षकगणों का, जो इस कार्यक्रम की तैयारी में कदम पे कदम साथ दिया, और हमारे साथी बिस्सी मैडम का, जिन्होंने अथक प्रयास से इस कार्यक्रम को पूर्ण बनाया, और हमारे सभी छात्रों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे प्यारे देश का, जिसने हमें पहचान दी, जिसके लिए हम गौरवान्वित हैं। धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद।